नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वह है ठोसों में निबिड़ संकुलन। ये ठोस अवस्था जो चैप्टर है उसका हमारे पास सेकंड वीडियो लेक्चर है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया गया था, उसमें ठोसों में एक जो महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है घनीय व्यवस्था, घनीय एकक कोष्टिका और घनीय क्रिस्टल जालक के बारे में डिस्कस किया था। प्रॉब्लम होती है वो होती है त्रिविमा में निबिड़ संकुलन। त्रिविमा में जो निबिड़ संकुलन होता है उसकी जो संरचनाएं होती है उनको हम बुक्स में जो संरचनाएं दिखी हुई बनाई हुई होती है उसको देखकर विजुलाइज नहीं कर पाते। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर जो ड्रॉ की जाती है वो टू डायमेंशनल पेपर पर ड्रॉ की जाती है, जबकि जो संरचना है वो 3 डायमेंशनल होती है, यानी त्रिविमीय होती है। तो द्विविमीय संरचनाएं तो आ जाती है समझ में, क्योंकि पेपर भी द्विविमीय, संरचना भी द्विविमीय, लेकिन त्रिविमीय संरचना वहां से एज इट इज समझ में नहीं आती। तो उनको हम समझेंगे। जैसे मान लें कि हम ये हमारे पास HCP है, इसमें क्या बन गया, ये षटकोण है, बीच में त्रिकोण है, फिर ऊपर षटकोण आएगा। यदि इनके बीच में हम एक त्रिकोण और बना दे तो CCP बन जाएगी। इसी तरह से जितनी भी संरचनाएं बनती है उनको हम विजुलाइज करेंगे बोल्स के मॉडल की हेल्प से, और उससे रिलेटेड जो उसके टर्म्स है, जैसे यहाँ रिक्तियां कितनी होती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ एक रिक्ति बन रही है, इसको क्या नाम देंगे, यहाँ रिक्ति बन रही है, क्या नाम देंगे। रिक्तियां जो है उपसय संयोजन संख्या है। उपसंयोजन संख्या क्या होती है, जैसे हमने पहले देखा था, उपसय संयोजन संख्या होती है कि एक जो कण होता है वो निकटतम कितने कणों को स्पर्श कर रहा है। तो वो भी हम संरचना को देखकर ही पता करेंगे, ठीक है। वैसे याद नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमने संरचना ली, हमारे पास कोई संरचना है, जैसे ये संरचना ले ली हमने। अब इस संरचना में हमें पता करना उपसय संयोजन संख्या कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। तो हम क्या करेंगे, मध्य में से एक कण ले लिया, इसके चारों तरफ कितने कण आ रहे हैं उनको काउंट कर लेंगे कि ये जो कण है वो कितने कणों को स्पर्श कर रहा है। कहने का मतलब इसमें जो जितनी भी चीजें आती है, जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं, जितने भी शब्द इसमें हम यूज लेते हैं, वो हमें रटने की जरूरत नहीं है। संरचना दिखनी चाहिए, हमें संरचना कैसी दिखती है उसका पता होना चाहिए, और फिर संरचना को देखकर उन सभी चीजों को हमें प्रैक्टिकली पता करना आना चाहिए। रटने के बजाय प्रैक्टिकली संरचना में दिख रही है उसको देखकर हम पता करें कि हम जो पढ़ना चाह रहे हैं, रिक्तियां हैं, उपसय संख्या है, ये इनका जो मान है वो क्या होगा, ठीक है। तो इन सभी को हम प्रैक्टिकली समझेंगे। अब हम हमारे पॉइंट पर आते हैं मेनली कि निबिड़ संकुलन जो है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। निबिड़ संकुलन यदि हम देखते हैं तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं है। निबिड़ संकुलन एक, यदि हम इसको समझना चाहें तो ये जो है इंग्लिश में बेटर समझ में आएगा। इंग्लिश में जो संकुलन है इसको कहा जाता है पैकिंग। इसको पैकिंग कहा जाता है। पैकिंग जैसे हम किसी भी चीज की करते हैं, पैकिंग जैसे हम कपड़े पैक करते हैं, या फिर हम बात करेंगे जैसे ये रूम है, इसमें हमें टेबल्स को अरेंज करना हो तो उनकी पैकिंग करनी हो। पैकिंग का मतलब होता है जब किसी चीज को हम रखते हैं व्यवस्थित तरीके से। बहुत सारे समूह होता है बहुत सारी चीजों का, और उन सभी समूह में जितनी भी चीजें होती है उनको हम एक व्यवस्थित ढंग से रखते हैं तो उनको पैकिंग कहा जाता है। अब ठोस की यदि बात करें तो ठोस में पैकिंग किसकी होती है, कणों की पैकिंग होती है। ठोस में जो पैकिंग होती है वो किसकी होती है, कणों की होती है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें एक निश्चित व्यवस्था में कण जो है व्यवस्थित रहते हैं या कणों को रखा जाता है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, ठोस में जो कण होते हैं उनको रखेंगे। यहां पर जो कण है उन, ये जो बॉल है ऊपर ने क्या मान रखी है, कण मान रखी है, ठीक है। अब इनको हम पैक करेंगे, इन बॉल्स को। पैक का मतलब इनको एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित करेंगे, तो उसी को क्या कहा जाएगा, पैकिंग कहा जाएगा। और बात करें यदि निबिड़ की, निबिड़ का मतलब क्या होता है, निबिड़ का मतलब होता है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है पास पास। पास पास का मतलब कि जो कण है वो एक दूसरे के निकटतम दूरी पर है, और उनके मध्य का जो रिक्त स्थान है जिसको कहा जाता है अंतराण्विक स्थान, वो न्यूनतम है। अंतराण्विक स्थल न्यूनतम है। तो यदि ठोस के कणों को देखो, अब निबिड़ संकुलन क्या है, निबिड़ संकुलन का मतलब है कि ठोस में जो कण होते हैं, ठोस में कण पास पास में व्यवस्थित रहते हैं, पास पास में व्यवस्थित रहते हैं, इसी को कहा जाता है कॉम्पैक्ट पैकिंग। पास पास में व्यवस्थित रहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, कॉम्पैक्ट पैकिंग। बस कॉम्पैक्ट पैकिंग इतनी है। अब यदि हम देखें कि कॉम्पैक्ट पैकिंग यदि हमने सीख ली, कॉम्पैक्ट पैकिंग का मतलब क्या है, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो कॉम्पैक्ट पैकिंग क्या होती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्पैक्ट पैकिंग होती कैसे है। कणों में जो कण जो होते हैं ठोस में, हमने कहा कि पास पास व्यवस्थित रहते हैं, तो किस किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, उन कणों को हम कितने कितने तरह से पैक कर करके कितनी कितनी व्यवस्थाएं बना सकते हैं, यही अपना पॉइंट होगा। और हम समझ सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन थियोरेटिकली उसको हम समझ के हार्ड बना देते हैं। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास जो बॉल्स हैं, अब ये बॉल्स है, इनको हम व्यवस्थित करेंगे बस।
जैसे ये बॉल्स है, इनको हमने इस तरह से रखा है और किस तरह से रखा है, बस इनको रख रख कर हम नई व्यवस्थाएं बनाते रहेंगे। इसमें मैं बनाता रहूंगा और तुम देखते रहना, और उसको देखकर हम जो है सभी व्यवस्थाओं को जान जाएंगे कि व्यवस्थाएं किस तरह से दिखती है। और यदि हम उन व्यवस्थाओं को जानेंगे तो उससे जो संबंधित प्रश्न है, जैसे कि रिक्तिकाओं के हैं, उपसंयोजन संख्या के हैं, वो भी हम आसानी से उनका आंसर दे सकते हैं। तो यदि निबिड़ संकुलन या कॉम्पैक्ट पैकिंग की बात करें, कितने टाइप का होता है, तो देखो ये टाइप नहीं, स्टेप्स है। ये 3 स्टेप में होता है, एक विमा में निबिड़ संकुलन, द्विविमा में और त्रिविमा में। यानी हम जानते हैं कि जो ठोस में जो व्यवस्थाएं होती है, क्रिस्टल जालक जो होता है, जिस क्रिस्टलीय ठोस में हमने पहले प्रीवियस वीडियो में स्टेट किया था कि क्रिस्टलीय ठोस में कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है और कणों के केंद्रों को जोड़ने पर एक जो आकार बनता है त्रिविमा में, जो ज्यामिति बनती है निश्चित, उसको क्रिस्टल जालक कहा जाता है और उसका एक टुकड़ा होता है, वो होता है मात्रक कोष्ठिका। तो त्रिविमा में होता है। अब त्रिविमा में बनाने के लिए हमें पहले कणों को एक विमा में व्यवस्थित करना पड़ेगा, फिर द्विविमा में एक विमीय संरचना जुड़ के द्विविमीय संरचना बनाएगी, फिर द्विविमीय संरचना जुड़ के त्रिविमीय संरचना बनाएगी। करेक्ट? वैसे समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं। देखो, ऐसे हम मानते हैं कि ये जैसे रूम है, इसको हमें बॉल से भरना है, बॉल ठोस के कण मान लिया हमने। अब इसमें अब पूरे जो कमरा है इसको हमें बॉल से भरना है, गेंदों से भरना है। तो हम ऐसे तो करें नहीं कि एक बॉल यहां रख दी, फिर एक यहां रख दी, फिर यहां रख दी, एक पैटर्न में व्यवस्थित करना होगा। ठीक है, यहां बॉल रखी तो यहां थोड़े रहेगी, वो तो नीचे चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कणों की एक बॉल्स की क्या बनाएंगे, एक पंक्ति बनाएंगे। एक सीधी पंक्ति बनी, फिर उसके बाद में दूसरी पंक्ति बनेगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे पंक्तियां जुड़ के फिर क्या बन जाएगी, परत बनेगी। फिर परत के ऊपर हम दूसरी परत रखेंगे, फिर तीसरी परत रखेंगे, एक परत बन गई, दूसरी परत हम अलग बनाएंगे, फिर दूसरी परत को पहली पर रखेंगे, तीसरी परत होगी उसको दूसरी पर रखेंगे। इस तरह से परतों को रखेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, त्रिविमीय संरचना बन जाएगी। यानी जो पूरा कमरा है वो बॉल से भरा हुआ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उसी को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। यदि बॉल को हम कण मान लें तो ये पूरा कमरा क्या हो जाएगा, क्रिस्टल जालक हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास यहां पर यदि त्रिविमीय संरचना बनाने के लिए हमें पहले कणों को एक पंक्ति में व्यवस्थित करना पड़ता है, यानी कणों को पास पास रखकर उनकी पंक्ति बनाते हैं। इसको कहा जाता है एक विमा में निबिड़ संकुलन। फिर जो पंक्ति बनी उसके पास में दूसरी पंक्ति आती है, फिर तीसरी, फिर चौथी पंक्ति आती है। ऐसे पंक्तियां जुड़ के एक परत बना लेती है द्विविमीय, उसको कहा जाता है द्विविमा में निबिड़ संकुलन। फिर द्विविमीय जो परतें होती है इनको एक दूसरे पर रखकर बनाया जाता है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तो इस प्रकार से जो निबिड़ संकुलन है ये 3 तरह का होता है, एक विमा में, द्विविमा में और त्रिविमा में। तो हम इनमें व्यवस्था देखेंगे कि जो एक विमीय पंक्तियां बनी है इनको कितने प्रकार से एक दूसरे के पास रखकर द्विविमीय परतें जो है वो कितने प्रकार की बन सकती है। फिर द्विविमीय परतें जो बनी है उनको एक दूसरे पर कितने प्रकार से रखकर हम कितने प्रकार के त्रिविमीय क्रिस्टल जालक बना सकते हैं, ये अपना मुख्य पॉइंट रहेगा। और जो द्विविमीय त्रिविमीय संरचनाएं बन रही है उसमें उसके साथ साथ देखेंगे कि रिक्तियां कौन सी बन रही है और कण की उपसंयोजन संख्या कितनी है, संरचना की उपसंयोजन संख्या कितनी है, यानी कि जो प्रत्येक कण है वो कितने कणों को स्पर्श कर रहा है। तो ये जो सभी चीजें वो रटने के बजाय हम संरचना जो बन रही है इन कणों को पैक कर करके हम देखते रहेंगे और उनसे पता करते रहेंगे। तो सबसे पहले यदि हम स्टार्ट करें तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट इसमें होगा वो होगा एक विमा में निबिड़ संकुलन। एक विमा में निबिड़ संकुलन, एक विमा में निबिड़ संकुलन में जैसे हमने स्टेट किया कि इसमें क्या होता है कि जो अवयवी कण है, अवयवी कण एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे मान लिया एक कण है, फिर दूसरा कण है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है। तो कणों को इस तरह से व्यवस्थित करना, इस तरह से पास पास रखना ही क्या कहलाता है, एक विमा में निबिड़ संकुलन, कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 1D। तो इसको रखने की व्यवस्था है। जैसे हमने पहले भी 2 बार हम जो है स्टेट कर चुके हैं कि ये जो है प्रैक्टिकल चीज है, ये प्रोसेस है। तो इस तरह से इनको रखना ही क्या कहलाता है, एक विमा में निबिड़ संकुलन। सिंपल चीज है, इसके अलावा और है क्या। अब इसमें क्या देखना है, 2 चीजों को हमने जैसे देखा कि संरचना के साथ साथ 2 चीजें हम और लेके चलेंगे। एक तो उनकी व्यवस्था तो आ ही रही है, उसके साथ में 2 चीजें और देखनी है हमें। एक तो रिक्तियां कितनी बन रही है और एक कण की उपसंयोजन संख्या कितनी है। ठीक है, तो अब यदि यहां से हम देखें रिक्तियां तो कुछ बन नहीं रही, यहां में देखी जाएगी उपसंयोजन संख्या। एक विमा में निबिड़ संकुलन में बस 2 ही चीजें ध्यान रखनी है, कणों को कैसे रखा जा रहा है और उपसंयोजन संख्या कितनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, मध्य में से एक कण ले लिया। अब ध्यान से देखें तो ये कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, एक तो इसको कर रहा है और एक इसको स्पर्श कर रहा है। कितने कणों को टच किया इसने, 2 को। तो इसकी उपसंयोजन संख्या है, इसकी उपसंयोजन संख्या जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर और शॉर्ट में कहते हैं CN, ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
यदि मान लो कि इसको हम बॉल से समझें, तो यदि इसमें क्या होता है कि ये जो बॉल से उनको हम कण मान लें, तो इस तरह से इन कणों को हम व्यवस्थित कर देंगे और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक विमा में निबिड़ संकुलन। एक विमा में निबिड़ संकुलन। अब मध्य में से कोई भी एक कण लिया, जैसे हमने ये बॉल ले ली, ये कितने बॉल्स को टच कर रही है यदि हम देखें, एक तो इसको टच कर रही है, एक इसको टच कर रही है, तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, 2 हो गई। ऐसे सभी जो बॉल्स है वो 2-2 कणों को टच करेगी, 2-2 बॉल्स को। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कण 2-2 कणों को टच करता है, इसलिए उसकी उपसंयोजन संख्या 2 होती है। माइंड में कुछ क्वेश्चन आ भी रहा होगा कि जो कोने का बॉल है या कोने का कण है वो तो एक को ही टच कर रहा है, जैसे ये भी एक को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो हम सभी संरचनाओं में लेके चलेंगे तो कि कोने के जो कण है उनको इग्नोर करना है, कोने के कणों को नहीं देखना, मध्य के कणों को देखना है, क्योंकि जो कोने के कण होते हैं उसके दोनों ओर कण नहीं आते, इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या नहीं देखी जाती। उपसंयोजन संख्या किससे देखी जाती है, मध्य के कण से, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि यहां हमने 3, 4, 5 कण बनाए, कोई इतने से कण थोड़े होते हैं। ठोस का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसमें भी करोड़ों अरबों कण होते हैं, तो उनमें से जो कोने के कण है वो तो उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 1 अरब कण में से 1-2 कण कोने के हमने इग्नोर कर भी दिए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, बाकी कणों की उपसंयोजन संख्या तो मध्य के अनुसार ही आएगी। तो हमारे पास जो उपसंयोजन संख्या देखी जाती है वो मध्य के कण के अनुसार देखी जाती है। तो द्विविमा में निबिड़ संकुलन, इसमें क्या पढ़ा जाता है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो एक विमा में हमारे पास लाइन बनी थी, पंक्ति जो बनी थी कणों की, उन पंक्तियों को एक दूसरे पर कितने प्रकार से रखा जा सकता है और कितने प्रकार की द्विविमीय परतें बनाई जा सकती है। तो ये जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो है वो कौन सा है, वर्गाकार निबिड़ संकुलन, वर्गाकार निबिड़ संकुलन, और दूसरा जो होता है वो होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब इन दोनों में हमें जो मेन चीज देखनी है वो देखनी है कि एक तो पंक्तियां किस प्रकार से जमा हो रही है, किस प्रकार की संरचनाएं बन रही है, यहां कौन सी परत बनेगी, यहां कौन सी परत बनेगी, और उसके साथ ही साथ हमें इसमें जो कणों के मध्य जो रिक्तियां बन रही है वो भी देखनी है और उपसंयोजन संख्या भी देखनी है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो हम पहले मुख्य पॉइंट पर आते हैं कि पंक्तियों को किस प्रकार से रखते हैं। यदि वो आ जाएगा, संरचना में दिख जाएगी, तो उसको देखकर हम रिक्तियां और उपसंयोजन संख्या है वो भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि इनमें जो पंक्तियां हैं उनकी व्यवस्था कैसे होगी। तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन में जो पंक्तियां होती है वो जस्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है। जैसे हमने ये पहली एक पंक्ति बनाई कणों की, अब जो दूसरी पंक्ति है वो कहां आएगी, इसके जस्ट ऊपर आएगी। तो जो दूसरी पंक्ति है वो मैं इसके जस्ट ऊपर इस प्रकार से बना देता हूं। अब जो तीसरी पंक्ति है वो कहां आएगी, तीसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति के जस्ट ऊपर आएगी। तो तीसरी पंक्ति जो है वो दूसरी पंक्ति के जस्ट ऊपर आएगी। जस्ट ऊपर का मतलब तीसरी पंक्ति वैसे तो दूसरी के ऊपर ही आएगी, जस्ट ऊपर का मतलब जो तीसरी पंक्ति के कण है वो दूसरी पंक्ति के कणों के ठीक ऊपर होंगे। दूसरी पंक्ति के जो कण है वो पहली पंक्ति के कणों के ठीक ऊपर होंगे और किसी दूसरी जगह पर नहीं होंगे। तो इस प्रकार जो परत बनी इसको कहा जाता है वर्गाकार निबिड़ संकुलित परत, और यह हो गया वर्गाकार निबिड़ संकुलन। यानी पंक्तियों को इस तरह से रखना ही क्या हो जाएगा, वर्गाकार निबिड़ संकुलन हो जाएगा। अब बात करें यहां पर उपसंयोजन संख्या की, तो मध्य से जहां पर जैसे हमने एक कण ले लिया, अब ये कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, तो ध्यान से देखिए ये 1, 2, 3 और 4 कणों को स्पर्श कर रहा है। इसलिए इस निबिड़ संकुलन की, वर्गाकार निबिड़ संकुलन या हम कहें वर्गाकार निबिड़ संकुलित परत की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, 4 हो जाएगी। तो यहां पर उपसंयोजन संख्या, या इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट में लिखते हैं CN, ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यह बात करें रिक्तियों की, तो कणों के मध्य का जो रिक्त स्थान है जैसे हम देख पा रहे हैं ये रिक्ति है। अब ये रिक्ति कौन सी होगी, वर्गाकार रिक्ति है, क्योंकि जो कण रिक्ति है वो कितने कणों से घिरी रही है, 4 से। ये रिक्ति है ये भी कितने कणों से घिरी है, 4 से। और इन चारों कणों के केंद्रों को हम जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसको कहा जाएगा वर्गाकार रिक्ति। इसमें जो रिक्तियां बनती है वो कौन सी रिक्तियां, इसमें रिक्तियां बन रही है वर्गाकार रिक्तियां, और इस रिक्ति की उपसंयोजन संख्या भी कितनी है, 4 है। देखो दोनों अलग अलग है। यहां पर ये परत की उपसंयोजन संख्या थी, परत की उपसंयोजन संख्या होती है कि एक जो कण है वो निकटतम कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, वो तो पंक्ति की उपसंयोजन संख्या होती है। रिक्ति की उपसंयोजन संख्या होती है कि रिक्ति जो है वो कितने कणों से घिरी हुई है। तो रिक्ति जो है इसमें कितने कणों से घिरी हुई है, 4 कणों से घिरी हुई है। और इन चारों कणों के केंद्रों को हम जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, वर्ग प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस रिक्ति को हमने क्या नाम दिया है, वर्गाकार रिक्ति।
और ये जो रिक्ति है या जो रिक्त स्थान है जो हम कह रहे हैं 4 कणों के मध्य का, ये कितने कणों से घिरा हुआ है? 4 कणों से घिरा हुआ है। इसलिए इस रिक्ति की उपसंयोजन संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। करेक्ट। तो ये हमने बात की किसकी? वर्गाकार निबिड़ संकुलन की, ये वर्गाकार निबिड़ संकुलित परत की। अब यदि इसको हम देखें तो ये कैसे दिखता है, देखो जैसे हमारे पास एक ये परत आ गई, एक ये पंक्ति आ गई। यहां ध्यान से देखो, ये हमने जो 4 कण बनाए हैं, ये 4 कण ये आ गए, ठीक है। इसके ऊपर ये दूसरी पंक्ति आ गई, ठीक है। ये जो 4 कण है 1 2 3 4, ये 4 कण हमने ये बना लिए। तो ध्यान से हम देखें तो ये दूसरी जो पंक्ति आ रही है वो कहां आ रही है? पहली पंक्ति के कणों के ठीक ऊपर। यानी दूसरी पंक्ति को हमने पहली पंक्ति पर इस प्रकार से रखा है कि दूसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के कणों के ठीक ऊपर आ जाए। तो इस प्रकार जो परत बनी उसको हम क्या कहेंगे? वर्गाकार निबिड़ संकुलित परत कहेंगे। यदि हम इसमें देखें रिक्ति, तो इसमें रिक्ति कहां नजर आ रही है? देखो ये नजर आ रही होगी, ये रिक्ति है। ये रिक्ति कौन सी रिक्ति हो गई? वर्गाकार रिक्ति हो गई, क्योंकि ये कितने कणों से घिरी हुई है? 1 2 3 और 4 कणों से घिरी हुई है। तो वर्गाकार, देखो परत का नाम भी वर्गाकार है, रिक्ति का नाम भी वर्गाकार है। तो जो रिक्ति है वो 4 कणों से घिरी हुई है और इस रिक्ति की उपसंयोजन संख्या कितनी है? 4 है। बात करें परत की उपसंयोजन संख्या की, तो यहां मध्य में से एक कण लिया, जैसे हम मान लेते हैं ये कण लिया हमने। अब ये कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? देखो अभी दिख रहा होगा ये 3 कणों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 और 3। लेकिन यदि हम इसके ऊपर एक पंक्ति और रखेंगे तो इसके ऊपर जो पंक्ति रखी जाएगी उसका एक कण एक और इसके ठीक ऊपर आएगा। तो अब ये जो कण है वो कितने कणों से टच हो रहा है या कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? 4 कणों को। 1 2 3 और 1 इसके ऊपर आ गया 4। इसलिए इस वर्गाकार निबिड़ संकुलित परत की भी उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो यह हमने डिस्कस किया वर्गाकार परत के बारे में। अब हम आते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत के बारे में। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत जो है ये कब बनती है? षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत तब बनती है जब हम दूसरी पंक्ति को इस प्रकार रखेंगे पहली पंक्ति पर कि दूसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के अवनमनों में आ जाए। पहले कहां आ रहे थे? दूसरी पंक्ति के कणों के ठीक ऊपर आ रहे थे। अब हम कहां रखेंगे दूसरी पंक्ति को? पहली पंक्ति के कणों के अवनमनों में। तो हमारे पास जो परत बनेगी वो कौन सी होगी? षटकोणीय परत होगी। और संकुलन होगा, निबिड़ संकुलन जो होगा वो होगा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। जैसे इसको हम देखें तो हमने ये पहली पंक्ति बनाई, अब दूसरी पंक्ति कहां आएगी? पहले देखो दूसरी पंक्ति इनके जस्ट ऊपर आ रही थी, अब जस्ट ऊपर ना आकर इन कणों के मध्य का जो जगह है इसको कहा जाएगा अवनमन। तो जो दूसरी पंक्ति के कण आएंगे वो पहली पंक्ति के अवनमनों में यानी यहां पर आएंगे, ये इनके अवनमन हो गए। तो यानी दूसरी पंक्ति के कण होंगे, एक कण यहां पर आ जाएगा, अगला कण यहां पर आ जाएगा, फिर उससे अगला कण यहां पर आ जाएगा। इस प्रकार से हम दूसरी पंक्ति के कणों को रखेंगे। तीसरी पंक्ति के कण कहां आएंगे? तीसरी पंक्ति के कण दूसरी पंक्ति के अवनमनों में यानी यहां पर आएंगे। तो इस प्रकार जो परत बनी उसको कहा जाएगा षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत। षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत क्यों बन रही है षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत? देखो ध्यान से, यहां पर एक कण यदि हमने लिया जैसे उपसंयोजन संख्या निकालने के लिए, ये कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? ये देखो 1 2 3 4 5 और 6 कणों को स्पर्श कर रहा है। इसलिए इस परत की षटकोणीय परत की उपसंयोजन संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। और इन 6 कणों के केंद्रों को हम जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा षटकोण। इसलिए इस परत का जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है? षटकोणीय परत या षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत। और उपसंयोजन संख्या कितनी निकाल ली हमने? 6। उपसंयोजन संख्या जैसे हम देख रहे हैं कि मध्य में से एक कण लेकर हम देखते हैं उसके चारों ओर निकटतम दूरी पर कितने कण आ रहे होते हैं, वो संख्या ही क्या कहलाती है? उपसंयोजन संख्या कहलाती है। यहां पे यदि हम बात करें रिक्तियों की तो ये रिक्तियां हैं। अब ध्यान से देखो, ये रिक्ति जो है वो कितने कणों से घिरी हुई है? 1 2 और 3। रिक्त स्थान यही है कणों के मध्य का, सभी में ये 3 कणों से घिरा हुआ है। और इन 3 कणों के केंद्रों को हम मिला देते हैं तो ये बन जाता है त्रिकोण। इसलिए इस रिक्ति को मैं नाम दूंगा त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति। और इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि ये कितने कणों से गिर रही है? 3 से गिर रही है। ये देखो बिल्कुल ध्यान से हमें समझना है कि जो रिक्ति की उपसंयोजन संख्या होती है वो अलग होती है, परत की उपसंयोजन संख्या अलग होती है। परत की उपसंयोजन संख्या तो देखी जाती है कि मध्य में एक जो कण आ रहा है वो कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, निकटतम कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, वो होती है पंक्ति इसकी संरचना की उपसंयोजन संख्या।
और यदि हम बात करें रिक्ति की, तो रिक्ति के चारों ओर देखा जाता है कितने कण आ रहे हैं, वो होती है रिक्ति की उपसंयोजन संख्या। तो इसमें जो रिक्तियां वो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं और उनकी उपसंयोजन संख्या कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। यदि इसको हम देखें तो हमारे पास जो षटकोणीय परत बनती है, अब देखो इस तरह से बनती है, जैसे हमने पहली परत ली, पहली पंक्ति ली, ये पहली पंक्ति हमारे पास कणों की। अब देखो ये पहली पंक्ति ली, अब दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति के कण कहां पे आ गए, पहली पंक्ति के कणों के मध्य का जो स्थान है अवनमन वहां पर आ रहे हैं। तीसरी पंक्ति कहां पर आ रही है, ये दूसरी पंक्ति के कण है, देखो दो कणों के मध्य अवनमन बना, यहां पे तीसरी पंक्ति का कण आ गया, तो तीसरी पंक्ति कहां आ रही है, दूसरी पंक्ति के अवनमनों में। यानी इस तरह से जो ऊपर वाली पंक्ति होती है वो नीचे वाली पंक्ति के कणों के अवनमनों में आती है। ठीक है, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति पर इस प्रकार से रखते हैं कि दूसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के अवनमनों में आ जाए, ये व्यवस्था है। और इसको नाम दे रहे हैं हम षटकोणी, क्यों दे रहे हैं, देखो इसको ध्यान, इन दोनों कणों को मैं हटा देता हूं, तो एक मध्य का कण है, ये कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 को। ठीक है, ये जो व्यवस्था है, ये जो हमने बनाई है, ये वाला कण ये है, और ये 1 2 3 4 5 6 वाले जो कण है, ध्यान से देखें तो ये 6 कण है। एक, यदि हम इसको काउंट करते हैं तो ये जो कण आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से प्रत्येक कण 6 कणों को स्पर्श करता है। इसलिए इस परत की, षटकोणीय परत की या षटकोणीय निबिड़ संकुलन की उपसंयोजन संख्या 6 होती है। यदि हम रिक्तियों की बात करें तो रिक्तियां देखो ये रिक्ति है, ये कितने कणों से घिरी हुई है, 1 2 और 3, और इन तीनों कणों के केंद्रों को मैं मिला दूं तो ये बन जाएगा त्रिकोण। तो त्रिकोणीय रिक्ति है। आधी रिक्तियों के त्रिकोण सीधे होते हैं, आधी के उल्टे होते हैं। जैसे मैं इसके आगे वाली रिक्ति देखूं तो ये भी त्रिकोणीय है, ये भी 3 कणों से घिरी हुई है, लेकिन इन 3 कणों के केंद्रों को जोड़ने पर अब जो त्रिकोण बनेगा वो उल्टा बनेगा। आधे त्रिकोण ऊर्ध्वमुखी होते हैं, आधे अर्धमुखी होते हैं। तो ये हमने देखा, आधे अधोमुखी होते हैं, आधे ऊर्ध्वमुखी होते हैं, आधे के मुंह ऊपर होते हैं, आधे त्रिकोण के मुंह नीचे की ओर होते हैं। तो हमने द्विविमा में निबिड़ संकुलन कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे त्रिविमा में निबिड़ संकुलन की। त्रिविमा में निबिड़ संकुलन क्या होता है कि जो द्विविमीय परतें होती है इनको एक दूसरे पर रखकर क्या बनाया जाता है, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी देखा था, पहले स्टेट कर चुके हैं। यहां पर हमारे पास परतें कौन सी है, परतें 2 तरह की, वर्गाकार और षटकोणीय। तो अब हमारे पास परतों को रखना भी 2 तरह का होगा कि हम वर्गाकार परतों को किस तरह से रखें और षटकोणीय परतों को एक दूसरे पर किस तरह से रखें। तो त्रिविमा में निबिड़ संकुलन 2 तरह का हो जाता है, एक वर्गाकार निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमा में निबिड़ संकुलन, और एक हो जाएगा षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमा में निबिड़ संकुलन। तो हम पहले पढ़ेंगे वर्गाकार परतों से, द्विविमीय वर्गाकार परतों से त्रिविमा में निबिड़ संकुलन, त्रिविमा में निबिड़ संकुलन। अब इसमें अपना जो पॉइंट है वही रहेगा। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि जो परतें हैं उनको किस तरह से रखते हैं। द्विविमा में जहां हम पढ़ रहे थे पंक्तियों को कैसे रखते हैं, यहां पर अब पढ़ेंगे कि जो वर्गाकार परतें हैं उनको एक दूसरे पर कैसे रखा जाएगा, पहले वर्गाकार को फिर षटकोणीय को। तो वर्गाकार परत कैसे बन रही थी, जब पंक्तियों को ठीक एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो यहां पर जो परतें बनी उनको भी ठीक एक दूसरे के ऊपर ही रखा जाएगा। यानी पहले वर्गाकार परत होगी, उसके ठीक ऊपर हम दूसरी वर्गाकार परत रखेंगे, उसके ठीक ऊपर हम तीसरी वर्गाकार परत रखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए ये पहली वर्गाकार परत हो गई, ठीक है, ये वर्गाकार परत है। अब इसके कण है, अब दूसरी परत को, दूसरी वर्गाकार परत को पहली वर्गाकार परत पर इस प्रकार से रखते हैं कि दूसरी परत के कण पहली परत के कणों के ठीक ऊपर आ जाए, पहली परत के कणों के ठीक ऊपर आ जाए। तो इस तरह से हमारे पास एक ही व्यवस्था बनती है। अब यदि हम ध्यान से देखें तो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ये कौन सी व्यवस्था है, ये हमारे पास बन गया सरल घनीय जालक, सरल घनीय एकक कोष्टिका बन गई। ठीक है, इसी तरह से आगे और यदि वर्गाकार परत के भाग जुड़ते जाएंगे, ये वर्गाकार परत होगी, इधर भी वर्गाकार परत आएगी, तो आगे एक घन और बन जाएगा, फिर आगे और घन बन जाएगा। तो इस तरह से बन जाता है सरल घनीय जालक, यानी कि एक घन बन गया जिसमें कण कहां पर आ रहे हैं, कोनों पर आ रहे हैं। करेक्ट, समझ में आ गया होगा। पहली वर्गाकार परत हो गई, अब दूसरी वर्गाकार परत है, दूसरी वर्गाकार परत को पहली वर्गाकार परत के ऊपर रखा, इस तरह की दूसरी वर्गाकार परत के कण पहली परत के कणों के ठीक ऊपर आ जाए। तो इस तरह से क्या बन गया हमारे पास, सरल घनीय एकक कोष्टिका बन गई, और यही कोष्टिकाएं आगे रिपीट होकर बनाएगी सरल घनीय क्रिस्टल जालक। तो सरल घनीय क्रिस्टल जालक किससे बनता है, वर्गाकार परतों से बनता है। तो इसको यदि हम बताना चाहें
तो हम इस तरह से दर्शाएंगे कि हमारे पास जो फ्रंट व्यू है उसमें ये कण दिखाई देंगे, जो पीछे वाले कण होंगे वो जस्ट इनके पीछे आएंगे, तो उनको हम देख नहीं पाएंगे, वो बस साइड से हम यू दिखा सकते हैं। ये पहली परत हो गई, इसके पीछे ठीक पीछे दूसरी परत हो गई, इसके ठीक पीछे हमारे पास कौन सी परत आ गई, तीसरी परत आ गई। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये सरल घनीय जालक बन गया जिसमें घन के कोनों पर कण आ रहे हैं। ये 4 कण यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 4 कण इसके ठीक पीछे होंगे, एक ये रहा, एक ये, 2 इनके ठीक पीछे होंगे। अब इनके केंद्रों को हम जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन गया, घन, और उस घन के कोनों पर क्या आ रहे हैं, इन कणों के केंद्र आ रहे हैं। तो ये सरल घनीय कोष्टिका है और इससे बहुत सारी कोष्टिकाएं जुड़ के बन जाएगा सरल घनीय जालक। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो व्यवस्था है वो किस तरह से रखा हमने, जो दूसरी परत है उसको पहली परत के ठीक ऊपर रखा है, यानी दूसरी परत के कण पहली परत के कणों के ठीक ऊपर है। निर्माण किसका हुआ, निर्माण हो गया सरल घनीय जालक का, सरल घनीय जालक का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि यहां समन्वयन संख्या कितनी है। समन्वयन संख्या या जिसको कहते हैं हम उपसहसंयोजन संख्या, पहले हम उपसहसंयोजन संख्या वर्ड यूज ले रहे थे, उसको हम समन्वयन संख्या भी कहते हैं, और इसको कहते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट में कहा जाता है CN। तो यहां पर जो समन्वयन संख्या होगी वो 6 होगी। हम पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था हमने कि जो सरल घनीय जालक होता है उसकी उपसंयोजन संख्या 6 होती है, उसी प्रकार से यहां पर भी उपसंयोजन संख्या 6 होगी, क्योंकि यह भी एक सरल घनीय जालक है। यदि हम इसको देखें तो जैसे मान लो कि हमने जो ये व्यवस्था बनाई वो ऐसे बनाई थी, वर्गाकार परत, ठीक ऊपर दूसरी वर्गाकार परत। अब यहां से यदि कोई कण लेते हैं हम, मान लो इस कण की हम बात करते हैं, तो ये कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 कण तो स्पर्श हो ही रहे हैं। अब ये 3 कणों को स्पर्श कर रहा है, लेकिन कुल जो कण होंगे 6 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये तो केवल एक सरल घनीय कोष्टिका है, ऐसी कोष्टिकाएं और भी रिपीट होगी, तो इसके इधर भी कण आएगा, आगे भी कण आएगा, नीचे भी कण आएगा। तो यदि हम टोटल काउंट करते हैं, तो यदि यहां हम देखें तो एक कण इसके आगे भी आएगा, एक कण इसके साइड में भी आएगा, और एक कण नीचे भी आएगा। यदि मैं एक वर्गाकार परत नीचे रखता हूं, इसके ठीक नीचे भी एक वर्गाकार परत आएगी, तो उसका भी एक कण इसके नीचे आएगा। यदि मान लो मैं एक वर्गाकार परत इसके साइड में भी रखता हूं, तो एक जो कण है वो इस कण के साइड में भी आएगा। एक वर्गाकार परत में आगे रखता हूं, तो इस कण के एक कण आगे भी आएगा। तो कुल ये कण जो है कितने कणों से घिर गया, अब कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, 6 कणों को। 6 कणों को कैसे, एक कण इसके पीछे है, एक आगे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में। तो इस तरह से जो सरल घनीय जालक बना, उसमें प्रत्येक कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, 6 कणों को स्पर्श कर रहा है। यदि हम कोनों के कणों को जो है अवॉइड कर देते हैं, कोनों के कणों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या या समन्वयन संख्या 6 हो गई। बात करते हैं हम रिक्तियों की, कि इसमें जो रिक्तियां बन रही है वो कौन सी बन रही है। देखो रिक्तियां जो बनी वो घनीय रिक्तियां हैं। इसमें जो जालक बना है वो भी सरल घनीय जालक है। जो संरचना बनी है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सरल घनीय जालक। और इसमें जो रिक्तियां बन रही है, रिक्तियां भी कितनी है, रिक्तियां जो बन रही है वो कौन सी है, घनीय रिक्तियां। घनीय रिक्तियां, घनीय रिक्ति देखो कैसे बनी, जैसे हमने बताया था कि हमारी जो व्यवस्था है वो इस तरह से है, ये इस व्यवस्था का एक टुकड़ा है, इसी तरह की चीजें, इसी तरह का जो भाग है वो बार बार रिपीट होंगे। तो यहां पर हम इसकी बात करें तो यहां पर जो ये रिक्ति है, या मध्य में जो स्थान दिख रहा है वो इसकी रिक्ति होगी। और ये कितने कणों से घिर रही है, 8 कणों से। देखो एक वर्गाकार रिक्ति थी, ये तो द्विविमा में थी, ये रिक्ति नहीं है इसकी। इसकी रिक्ति तो ये है जो 2 परतों के मध्य का ये जो स्थान बना है, जो कितने कणों से घिर गया, अब ये 8 कणों से घिर गया। और इन 8 कणों के केंद्रों को मिला देते हैं तो घन हमारे पास बन ही रहा है। तो इसलिए हम बताएंगे कि इसमें जो मध्य में स्थान बना है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे घनीय रिक्ति। तो यहां पे जो रिक्तियां बन रही है वो घनीय रिक्ति बन रही है, ठीक है। ये तो एक सरल घनीय एक कोष्टिका की बात है, आगे कोष्टिका बनेगी उसके यहां पर भी एक घनीय रिक्ति बन जाएगी, एक आगे और कोष्टिका बनेगी उसमें भी एक घनीय रिक्ति बन जाएगी मध्य में। तो यहां रिक्तियां जो बन रही है वो घनीय रिक्तियां हैं। और इन घनीय रिक्तियों की उपसंयोजन संख्या कितनी है, 8 है। क्योंकि ये जो घनीय रिक्तियां हम देख सकते हैं यहां मध्य में बनी है, ये कितने कणों से गिर रही है, ये इन सभी 8 कणों से गिर रही है। 4 ये हो गए और 4 इसके पीछे वाले हो गए। तो ये जो रिक्ति है वो कितने कणों से घिरी हुई होती है, 8 कणों से घिरी हुई रहती है। इसलिए इस रिक्ति की उपसंयोजन संख्या या हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 8 होती है, 6 नहीं होती, 8 होती है। 6 उपसंयोजन संख्या तो किसकी है, यहां जो संरचना बनी है सरल घनीय जालक उसकी है।
और इसमें जो रिक्तियां बनी है घनीय रिक्तियां, इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी है? 8 होती है। दोनों चीजें हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा, ये पढ़ लिया त्रिविमामय निबिड़ संकुलन का पहला प्रकार, वर्गाकार परतों से त्रिविमामय निबिड़ संकुलन। मैं यदि रिपीट करूं, उसमें वर्गाकार परत को कैसे रखा कि जो दूसरी वर्गाकार परत है वो पहली वर्गाकार परत पर इस प्रकार से कि दूसरी परत के कण पहली परत के कणों के ठीक ऊपर आ जाए। निर्माण किसका हुआ? सरल घनीय जालक का, जिसमें उपसंयोजन संख्या कितनी आई? 6 आई। रिक्तियां कौन सी बन रही है? घनीय। उन घनीय रिक्तियों की उपसंयोजन संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, यहां पे हम परतों की व्यवस्था की बात करें तो देखो, एक परत जैसे इसको हम ए कह देते हैं, दूसरी परत भी ठीक ऊपर होने के कारण ए हो गई, तीसरी परत भी ए हो गई। तो यहां पर जो परतों की व्यवस्था है वो कौन सी आ गई? ए ए ए। परतों की जो व्यवस्था है वो कौन सी आ गई? परतों की व्यवस्था ए ए ए, मतलब एक ही तरह की परतें बार बार रिपीट होती रहती है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम चलते हैं षटकोणीय परतों से, यानी हमारी जो दूसरी परतें अभी बची हुई है। अभी केवल वर्गाकार परतों को एक दूसरे पर रखा हमने। अभी हमें देखें तो हमारे पास एक तरह की परतें हो रही है षटकोणीय परतें। तो हम देखेंगे कि जो षटकोणीय परतें हैं उनको हम एक दूसरे पर किस प्रकार से रखते हैं और किस संरचना का निर्माण करते हैं। वर्गाकार परतें ठीक एक दूसरे के ऊपर, षटकोणीय परतें रिक्तियों में, जो भी रिक्तियां आ रही है। ठीक है, अब हम यदि बात करते हैं, इसको दो भागों में हम बांट के अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो पहली परत है उसमें कौन सी रिक्तियां दिख रही है हमें? त्रिकोणीय रिक्तियां। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये त्रिकोणीय रिक्तियां हैं जो 3-3 कणों से घिरी हुई है। जब हम दूसरी परत को रखेंगे, तो दूसरी परत पर जो रिक्तियां बनेगी वो त्रिकोणीय रिक्तियां नहीं होगी, वो अलग प्रकार की रिक्तियां होगी। तो दूसरी परत को जब हम कह रहे हैं कि पहली परत की त्रिकोणीय रिक्तियों पर रख रहे हैं, तो तीसरी परत को दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्तियों पर नहीं रख सकते, क्योंकि वहां त्रिकोणीय रिक्तियां रहेगी नहीं, दूसरी रिक्तियां बनेगी। तो यहां पर इसको हम अध्ययन करेंगे दो भागों में। पहला भाग होगा दूसरी षटकोणीय परत को पहली षटकोणीय परत पर रखना, पहली परत पर रखना। और जब इसको हम रख देंगे तो उसके बाद में पढ़ेंगे कि जो तीसरी परत है उसको दूसरी परत पर रखना। कारण क्या है? क्योंकि जो पहली परत में जो हमें दिखाई दे रहा है, जो यहां पर इसका व्यू, जो इसका दृश्य दिखाई दे रहा है, दूसरी परत को रखने के बाद ऐसा दृश्य नहीं दिखाई देगा। वर्गाकार में नहीं बांटा था, क्योंकि वर्गाकार में जैसे दूसरी परत को रखा था वैसे तीसरी परत आ रही थी, वैसे चौथी परत आ रही थी। यहां पर अलग अलग तरीके से रखना पड़ेगा, क्योंकि रिक्तियां बदल जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखो दूसरी परत को कहां रखें? दूसरी परत को रखते हैं पहली परत की त्रिकोणीय रिक्तियों पर। पहली परत की त्रिकोणीय, ये पहली परत है, इसकी त्रिकोणीय रिक्तियां दिख रही है। अब इसमें हमें क्या रखना है? दूसरी परत के कण रखने हैं। ठीक है, तो हम दूसरी परत के कण यदि रखें तो मैंने मान लिया त्रिकोणीय रिक्ति है, इसके ऊपर मैं दूसरी परत का एक कण रख रहा हूं। इसको मैंने थोड़े डार्क कलर से दिखाई दिया। अब यदि यहां पे इस त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत का कण आ गया तो इस त्रिकोणीय रिक्ति पर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे यदि मैं कण रखता हूं तो वो इसके ऊपर चला जाएगा, इस परत में नहीं रहेगा। तो ये त्रिकोणीय रिक्ति जो है, यदि ये किसी कण से ढक गई तो आगे वाली ये दो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं, ये कणों से नहीं ढकेगी, इनके ऊपर कोई कण नहीं आ सकता। फिर उसके बाद में ये जो त्रिकोणीय रिक्ति है, इस पर दूसरी परत का कण आएगा, फिर ये त्रिकोणीय रिक्ति खाली रह जाएगी, और ये जो त्रिकोणीय रिक्ति है इस पर एक कण आ जाएगा। समझ में आ गया होगा? हम चाह रहे हैं इनको रखना, पहली षटकोणीय परत ली, उस पर दूसरी षटकोणीय परत को रखना चाह रहे हैं। दूसरी षटकोणीय परत कहां आ रही है? पहली परत की त्रिकोणीय रिक्तियों पर आ रही है। और इसमें कितने कण आ गए? पहली परत में 6 त्रिकोणीय रिक्तियां थी, लेकिन उनमें से आधी त्रिकोणीय रिक्तियां ही जो है कणों से ढकी जा रही है। तो यहां पर दूसरी परत है, उसके कितने कण आएंगे? 3 कण आएंगे। पहली परत के 7 कण हो गए षटकोण के रूप में, और दूसरी परत के त्रिकोण के रूप में 3 कण हो गए। जैसे हम बात करें यहां पर, तो ये हमारे पास में पहली परत है, दूसरी परत यह है, तो दूसरी परत का एक कण देखो ध्यान से, ये त्रिकोणीय रिक्ति, यहां पे एक कण आ गया, और ये त्रिकोणीय रिक्ति, यदि मान लो हम अलग अलग कण लेकर देखें तो एक त्रिकोणीय रिक्ति पर ये कण आ गया। ठीक है, फिर ये दो त्रिकोणीय रिक्तियां बची आगे, ये और ये, यहां पर कोई कण नहीं आ सकता। फिर एक कण इस त्रिकोणीय रिक्ति पर आएगा और एक कण इस त्रिकोणीय रिक्ति पर आएगा, तो कितने कण आएंगे? 3। उसके अलावा जो 3 त्रिकोणीय रिक्तियां बची हुई, 1, 2 और ये साइड में, इन 3 त्रिकोणीय रिक्तियों पर कोई कण नहीं आएंगे। जो दूसरी परत दिखाई देगी वो हमें इस तरह से दिखाई देगी कि दूसरी परत का एक त्रिकोण ही दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि दूसरी परत को पहली परत पर किस प्रकार से रखें। अब हम बढ़ते हैं कि दूसरी परत जो है उसमें कौन कौन सी रिक्तियां बनी, क्योंकि जो तीसरी परत है उसको कहां रखेंगे हम?
तीसरी परत को रखेंगे दूसरी परत की रिक्तियों पर, दूसरी परत की रिक्तियों पर। ध्यान से सुनना, हमने पहले भी कहा था षटकोणीय परतों को कहां रखते हैं, रिक्तियों पर। पहली परत में त्रिकोणीय रिक्तियां दिखाई दी, वहां दूसरी परत रख दी। और दूसरी परत में पहले हम समझेंगे कौन सी रिक्तियां दिखाई दे रही है, ताकि फिर तीसरी परत के कणों को उन रिक्तियों पर हम रख सके। करेक्ट। तो जो दूसरी परत है इसमें जो रिक्तियां दिखाई देगी हमें, वो दो प्रकार की रिक्तियां हैं। ध्यान से समझो, एक तो ये रिक्ति है, इसको मैं नाम देता हूं चतुष्फल की रिक्ति। ये कौन सी रिक्ति है, चतुष्फल की रिक्ति है। यदि मैं इसको अलग से बनाऊं यहां पर इस स्थान को, तो ये 4 कणों से घिरा हुआ है। एक कण तो ये हो गया पहली परत का, और 3 कण ये डार्क कलर के हो गए जो इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो रिक्ति है या ये जो स्थान है यहां का, ये कुल कितने कणों से घिर गया? अब ये 4 कणों से घिर गया, जिनमें से एक कण एक परत का है और 3 जो कण है वो दूसरी परत का है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 कणों से घिरी हुई है। अब इसके नाम की बात करें कि इसको क्या नाम देंगे, इस रिक्ति को, इस खाली जगह को। तो इसके लिए हम इसका टॉप व्यू, साइड व्यू लेते हैं। ये तो टॉप व्यू है कि ऊपर से कैसा दिखाई देगा। ये पहली परत है, ये दूसरी परत है, ये ऊपर से दिखाई दे रहा है। हम इसका साइड व्यू लेते हैं कि साइड से रिक्ति कैसे दिखाई देगी। तो इसमें एक जो कण है वो ऊपर दिखाई देगा और 3 जो कण है वो नीचे दिखाई देंगे। अब इन चारों कणों को, 1 2 3 और 4, इन चारों कणों को, इनके मध्य में यहां पर ये रिक्ति बन रही है। इस रिक्ति से इन चारों कणों के केंद्रों को मैं जोड़ दूं, ये 4 कण है, इनके केंद्र है, इसको मैं इस रिक्ति से जोड़ दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? एक चतुष्फलक बन जाएगा। चतुष्फलक यही तो होता है जिसमें एक फलक नीचे बन गया, 3 फलक त्रिकोणीय जो है वो ऊपर बन रहे हैं। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? चतुष्फलक। तो ये जो रिक्ति बनी है इसको मैं क्या नाम दूंगा? इसको बोलूंगा समचतुष्फलकीय या चतुष्फलकीय रिक्ति। ये कितने कणों से घिरी रहती है? 4 कणों से, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाती है? 4 हो जाती है। तो एक रिक्ति तो बनती है चतुष्फल की रिक्ति। दूसरे प्रकार की रिक्ति हम देखें दूसरी परत की, ठीक है। तो दूसरी प्रकार की रिक्ति यहां पर बनेगी। यहां पर भी एक खाली जगह है जिसमें 3 कण तो इसको पीछे वाली परत के घेर रहे हैं, और उसके ऊपर वाली जो परत है उसके 2 कण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक कण यहां पर और आएगा। यहां पर जो कण आएगा वो इस परत के ऊपर नहीं जा रहा, बाहर जा रहा है, लेकिन इस रिक्ति को तो घेरेगा। तो ये रिक्ति कुल कितने कणों से गिर गई? 6 कणों से गिर गई। इसलिए इसको मैं जो है 6 कणों से घिरी हुई जो रिक्ति है कैसे दिखाई देगी? ये दिखाई देगी, इसमें 3 कण तो मुझे पहली परत के दिखाई दे रहे हैं सीधे त्रिकोण में, और 3 जो कण है जो मैं डार्क कलर से शो कर रहा हूं ये दूसरी परत के दिखाई देंगे, 1 2 और 3, ठीक है। तो दूसरी परत के मुझे कितने कण दिखाई देंगे? 3 कण। 2 तो ये ऊपर हो गए और 1 कण क्या हो गया? नीचे हो गया। तो दूसरी परत का जो त्रिकोण होगा वो उल्टा बनेगा, पहली परत का त्रिकोण सीधा, दूसरी का उल्टा। इनके बीच की ये जो जगह है इसको मैं नाम देता हूं अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय नाम क्यों दे रहे हैं ये बाद में देखेंगे। पहले इसको देखो, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी है इस रिक्ति की? ये रिक्ति कितने कणों से गिर रही है? 1 2 3 4 5 और 6 से। 3 पहली परत के, 3 दूसरी परत के, इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि इसको अष्टफल की रिक्ति क्यों कहा। देखो, इसका मैं टॉप व्यू यदि बनाता हूं तो मुझे 3 जो कण है वो ऊपर दिखाई देंगे ऐसे, और 3 कण जो है वो नीचे दिखाई देंगे, और ये रिक्ति रही, ठीक है। इसको हम देखेंगे कि ये और ये एक कैसे है, इसको अभी हम बोल का जो मॉडल उससे हेल्प से समझेंगे। अब यदि मैं इस रिक्ति को, इसको जो कण घेर रहे हैं 6, इन 6 कणों के केंद्रों को यदि आपस में मिला दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? अष्टफलक। 8 फलकों से घिरी हुई आकृति, ध्यान से समझो। एक फलक ये रहा, एक फलक ये रहा, एक फलक आगे है, एक फलक ये रहा। तो 4 त्रिकोणीय फलक ऊपर हो गए, 4 त्रिकोणीय फलक नीचे हो गए। 8 फलकों से घिरा हुआ है, इसलिए इस आकृति को नाम देते हैं अष्टफलकीय। और ये जो रिक्ति बनी इसको भी मैं क्या नाम दूंगा? अष्टफलकीय रिक्ति, क्योंकि इसको जो घेरने वाली जो 6 कण है उनके केंद्रों को मिलाने पर जो आकृति बनती है उसको अष्टफलक कहा जाता है। तो अष्टफलक बनते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है, क्योंकि कितने कणों से घिरी हुई है? 6 कणों से। अब जरा इनसे हम देखें, ये हमारे पास दूसरी परत का जो है व्यू आ गया। तीसरी परत को हम इसके ऊपर रखेंगे, उससे पहले हम देख लें कि दूसरी परत कैसी दिखाई देगी। ये पहली परत थी षटकोणीय, उसके ऊपर त्रिकोण किसका रखा था हमने? दूसरी परत का, क्योंकि इसकी जो 6
त्रिकोणीय रिक्तियां थी, उसमें से 3 त्रिकोणीय रिक्तियां ही घिर पा रही थी दूसरे कणों से, दूसरी परत के कणों से। तो ये दूसरी परत को रखने के बाद में हमें इस तरह से ही दिखाई देगी आकृति, संरचना इस तरह से दिखाई देगी। अब इसमें यदि हम रिक्तियों की बात करें तो रिक्तियां कहां दिखाई देगी? देखो ये जो स्थान है ये व्हाइट बॉल से मैंने बनाया, एक व्हाइट बॉल पीछे भी बनाइए, समझ में आ गया होगा क्यों बनाइए, क्योंकि इन 4 व्हाइट बॉल के बीच में यहां पर ये जो जगह बचेगी, यहां ध्यान से देखो, इधर से इस जगह में पीछे से हमें व्हाइट बॉल दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो जगह है, अब ये कितने कणों से गिरी हुई है? ये 4 कणों से गिरी हुई है। 3 बॉल तो ये हो गई और 1 बॉल पीछे हो गई, इसके जस्ट पीछे ही तो है व्हाइट। तो ये जो जगह है इसको मैं अष्टफल की रिक्ति नाम दूंगा, क्योंकि ये 4 कणों से गिरी हुई। इसको मैं चतुष्फल की रिक्ति नाम दूंगा, क्योंकि 4 कणों से गिरी हुई है। 3 जो कण है वो दूसरी परत के हैं और 1 जो कण है वो पहली परत का है। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? इसको मैं नाम दूंगा चतुष्फल की रिक्ति। ये वाली रिक्ति है जिसमें 1 जो कण है, ये जो कण बनाया ये कौन सा है? ये व्हाइट बॉल है। और ये 3 कण बनाए ये कौन से हैं? ये 3 व्हाइट बॉल्स है। उनके बीच की जो जगह है इसको मैं क्या कहूंगा? चतुष्फल की रिक्ति। इसकी जो समन्वयन संख्या होगी, समझ में आ गई होगी, 4 होगी। ये 4 व्हाइट बॉल्स इसको घेर रही है, तो इसकी समन्वयन संख्या कितनी होगी? 4 होगी। बात करें हम अष्टफल की रिक्ति की, तो ये जो जगह है यहां पर इन दोनों की साइड में ये जो जगह है इसको मैं कहूंगा अष्टफल की रिक्ति। क्यों है? ध्यान से समझो। ये 3 कण आ गए, अब इसके पास का जो कण होगा, इसके पास का जो कण होगा, अब वो भी हम व्हाइट लेनी चाहिए, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये जो कण है वो दूसरे परत का है। अब इनके बीच में से, यहां से ध्यान से देखो, इनके बीच में जो जगह है इसके पीछे कोई कण नहीं आ रहा। इसके पीछे से यदि हम देखें तो बोर्ड या मेरा हाथ दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो जगह है इसको मैं कहूंगा अष्टफल की रिक्ति, क्योंकि ये कितने कणों से गिरी हुई है? ये 6 कणों से गिरी हुई है। 3 जो कण है वो तो ये आ गए और 3 कण इसके पीछे हैं ये वाले। तो ये कुल कितने कणों से गिरी हुई है? 6 कणों से गिरी हुई है, और इन 6 कणों के केंद्रों को मिलाने पर अष्टफलक बन जाता है, इसलिए इसको मैं कहूंगा अष्टफल की रिक्ति। ये चतुष्फल की रिक्ति है जिसमें 1 कण पीछे आता है, 3 कण आगे आते हैं। इसका टॉप व्यू देखता हूं तो मैं ये चतुष्फल की रिक्ति है जिसमें 1 कण ऊपर है, 3 नीचे है, उनके मध्य का ये जो स्थान है इसको कहूंगा मैं चतुष्फल की रिक्ति। समझ में आ गया होगा? 1 कण ये है, 3 कण ये नीचे वाले हैं। इधर से मैं बताता हूं, 1 कण पीछे का है, ठीक है, ये वाला कण, और ये जो 3 कण है ये आगे है। इनके मध्य का ये जो स्थान है, ये वाला जो स्थान है, इसको मैं कहूंगा चतुष्फल की रिक्ति। बात करते हैं अष्टफल की रिक्ति की, तो अष्टफल की रिक्ति में 2 त्रिकोण मिलाने पड़ते हैं। एक त्रिकोण सीधा होता है, एक उल्टा होता है। तो जैसे मैं यदि बताऊं ये त्रिकोण, तो ये त्रिकोण मैंने ले लिया सीधा, तो इसके ऊपर मैं जो त्रिकोण रखूंगा वो रख दूंगा उल्टा। तो इसके मध्य का जो स्थान होगा जिसमें दोनों त्रिकोणीय रिक्तियां संरेखी हो जाएगी, ठीक है, ये जो त्रिकोणीय है इसके पीछे वाला ये स्थान हो गया, इसके आगे ये स्थान हो गया, ये त्रिकोणीय रिक्ति, इसके आगे ये त्रिकोणीय रिक्ति, ये दोनों जुड़ जाएगी, तो यहां पे कौन सी रिक्ति बनेगी? अष्टफल की रिक्ति। समझ में आ गया होगा? अब कुछ के माइंड में ये रहता है कि ये आकृति और ये आकृति एक जैसी कैसे है, तो ध्यान से समझना। ये आकृति कौन सी वाली है? ये वाली है, जिसमें त्रिकोण ये जो है पीछे का है सीधा, ये त्रिकोण उल्टा है, मैंने इसके ऊपर रख दिया, ये अष्टफल की रिक्ति आ गई, दिख रहा होगा। अब यदि मैं इसको ऐसे घुमा दूं, देख लो ध्यान से, यदि ऐसे घुमा दिया तो क्या ये आकृति नहीं बनी? एक जो कण है वो नीचे आ रहा है, एक कण ऊपर आ रहा है, और 4 जो कण आ रहे हैं वो तल में आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 तल में आ गए, एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया। तो क्या ये आकृति नहीं बनी जिसमें 4 जो कण है वो एक तल में आ गए, एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया? तो ये और ये आकृति देखते हैं कि जो तीसरी परत है उसको दूसरी परत पर किस प्रकार से रखा जाए। ये दूसरी परत दिख गई। अब तीसरी परत को हम कहां रखना है? दूसरी परत की रिक्तियों पर रखना है। दूसरी परत की रिक्तियां कौन सी है? चतुष्फल की और अष्टफल की है। तो हम तीसरी परत को अब दूसरी परत पर 2 प्रकार से रख सकते हैं। एक तो तीसरी परत के कारण दूसरी परत की अष्टफल की रिक्तियों पर आ जाए, और एक कहां जाए? चतुष्फल की रिक्तियों पर आ जाए। करेक्ट, क्योंकि हम तीसरी परत को कहां रख रहे हैं? दूसरी परत की रिक्तियों पर। दूसरी परत की रिक्तियां 2 प्रकार की है, तो तीसरी परत को भी हम 2 प्रकार से रख सकते हैं। पहला कौन सा होगा? तीसरी परत के कण दूसरी परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों पर आ जाए। यानी कि ये जो चतुष्फल की रिक्ति बनी है इस पे मैं कौन सी परत रखूंगा? तीसरी परत। तो यदि थोड़ा सा हम समझें तो तीसरी परत को मैं यहां पर रखता हूं। तीसरी परत का कण अब क्या पहली परत के ठीक ऊपर नहीं आ गया? ये चतुष्फल की रिक्ति है। अब मुझे तीसरी परत कहां रखनी है? चतुष्फल की रिक्ति पर। तीसरी परत का कण कहां आना चाहिए? चतुष्फल की रिक्ति पर। अब मैं चतुष्फल की रिक्ति पर यहां पे कण रखता हूं, तो क्या वो पहली परत के इस कण के ठीक आगे नहीं आएगा?
बिल्कुल आएगा। और ऐसे ये सारी की सारी जो तीसरी परत होगी वो पहली परत के ठीक ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूं। जैसे मान लो कि ये हमारे पास परत थी, ये पहली थी, ये दूसरी थी, यहां पर जो रिक्ति बनी है चतुष्फल की रिक्ति है, 4 कणों से गिर रही है, 4 वाइट से, 3 ये और 1 ये हो गया। अब तीसरी परत को हम कहां रख रहे हैं, हम तीसरी परत को रख रहे हैं चतुष्फल की रिक्ति पर। यानी जो तीसरी परत का आएगी वो कहां आएगी, उसका कण यहां पर आना चाहिए, चतुष्फल की रिक्ति यहीं पर है। अब मैं तीसरी परत लेता हूं, ये मेरे पास तीसरी परत है षटकोणीय, इसको मैं कहां रखूंगा, चतुष्फल की रिक्ति पर। तो इस रिक्ति पर मैं ये मध्य का कण रखता हूं, तो मैं इस तरह से इसको रखूंगा, ये चतुष्फल की रिक्ति रही, इस पर मैं इस कण को रखता हूं, तो ये इस तरह से रख दिया जाएगा। और ये जो तीसरी परत का षटकोण है ये कहां आ गया, पहली परत के ठीक ऊपर आ गया। ये पहली परत है, दूसरी परत का त्रिकोण हो गया, उसके जस्ट ऊपर क्या आ गया, तीसरी परत का षटकोण आ गया। तो ये जो आकृति बनी इसको मैं कहूंगा HCP, इसको मैं क्या कहूंगा, HCP। HCP होती है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो इस तरह से यदि हम रख देते हैं तो हमारे पास जो आकृति बनती है उसको नाम देते हैं HCP, हेक्सागोनल कॉम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। ये दिखाई कैसे देती है, ये इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें 6 जो एक षटकोण तो जो है हम किसका बनाते हैं, पहली परत का बनाते हैं, इसके ठीक ऊपर हमारे पास दूसरी परत का षटकोण आता है, और मध्य में क्या आ जाता है, दूसरी परत का त्रिकोण। पहली परत, तीसरी परत, दूसरी परत। तो यदि इस तरह से हम कोई आकृति बनाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, उसको HCP कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह से हमने इसको दर्शाया यहां से, ये HCP है। समझ में आ गया होगा। ये और ये क्या करती है, ये जो 7 कण है, ये वाले आगे 7, 1 2 3 4 5 6 और ये मध्य का 7, ये जो 3 कण है इनके केंद्र कहां, ये रहे 1 2 3, और ये जो है ये तीसरी परत का आ गया, ये षटकोण ऐसे कैसे आ गया। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं नाम दूंगा HCP, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। और इसमें जो उपसंयोजन संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। प्रत्येक कण 12 कणों को टच करता है। कैसे करता है, देखो बिल्कुल सीधी चीज है। जैसे मान लो कि मैं इस व्हाइट बॉल को ले लेता हूं, अब ये व्हाइट बॉल कितने कणों को टच कर रही है, कितनी बॉल्स को टच कर रही है, 6 तो पिंक को टच कर रही है, सीधा दिख रहा है। 3 इसके पीछे जो व्हाइट बॉल्स आ रही है इसको भी टच कर रही है। अब यदि मैं इसको रिपीट करता हूं, देखो षटकोण त्रिकोण षटकोण, इसके ऊपर क्या आएगा, त्रिकोण आएगा, तो 3 कण इसके ऊपर भी रखे जाएंगे। 3 कण कहां रखे जाएंगे, इसके ऊपर रखे जाएंगे। तो 3 ये ऊपर वाले, इन 3 जो डार्क पिंक है इसको टच करेगी। तो टोटल कितने कणों को टच कर रही है, 12 कणों को। देखो ध्यान से, ये व्हाइट बॉल ली, 6 जो है कौन से कण आ गए, लाइट पिंक, 3 कौन से आ गए, व्हाइट आ गए, और 3 ये कौन से को टच करेगी, डार्क पिंक को। तो 6 और 3 9 और 3 12 है। यानी प्रत्येक कण 12 कणों को टच करता है, 6 खुद के परत के, 3 नीचे वाली परत के और 3 ऊपर वाली परत के। इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है 12। करेक्ट, सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरा दूसरा प्रकार, यदि इसमें हम परतों की व्यवस्था भी देखें तो ये परत यदि मैं A मान लेता हूं, ये B होगी क्योंकि इससे अलग है, तीसरी परत वापस A आ गई षटकोण में, तो इसमें जो परतों की व्यवस्था है वो AB प्रकार की होगी। अब हम पढ़ेंगे कि जो तीसरी परत के कण है उनको दूसरी परत की यदि अष्टफल की रिक्तियों पर रख दें तो किस प्रकार की आकृति बनेगी और उसकी समन्वय संख्या क्या होगी। तो यदि हम दूसरी परत की बात करें तो इसमें ये जो स्थान था, ये कौन सा स्थान था मेरे पास, ये थी चतुष्फल की रिक्ति, और ये जो 3 जगह थी ये कौन सी थी, अष्टफल की रिक्ति। तो मैं यदि अब तीसरा परत रखूंगा, तीसरी परत के कण वो कहां पर रखूंगा, अष्टफल की रिक्तियों पर रखूंगा। यानी मेरे पास जो तीसरी परत के कण आएंगे कितने आएंगे, 3 आएंगे। मुझे यहां 3 अष्टफल की रिक्तियां दिख रही है, और 3 अष्टफल की रिक्तियों पर मुझे तीसरी परत के 3 कण रखने हैं। तो मैं तीसरी परत के कण कहां रखूंगा, एक तो इस अष्टफल की रिक्ति पर, एक यहां पर और एक यहां पर। तो मैं यदि कण बनाता हूं, तो देखो मैं यदि कण बनाता हूं तीसरी परत को, तो तीसरी परत के कण जो है एक तो मैं यहां पर बनाऊंगा, जैसे हम इस अलग कलर से शो कर सकते हैं, एक मैं यहां पर बनाऊंगा, और एक जो कण है वो मैं कहां बनाऊंगा, यहां पर बनाऊंगा। ठीक है, तो इसमें हमें दिख क्या होगा, ये देखो अब ध्यान से समझना, ये जो लाइट जो ब्लैक दिख रहा है ये प्रथम परत है, डार्क ब्लैक जो है ये दूसरा परत है, और हमें जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ये कौन सी है, तीसरी परत है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। तो अब जो तीसरी परत है वो कहां आ रही है, तीसरी परत न पहली परत के ऊपर आ रही
न दूसरी परत के ऊपर आ रही। हमें 3 परत दिखाई दे रही है। पहली परत जिसका षटकोण है 7 कण, दूसरी परत जिसका सीधा त्रिकोण है, और तीसरी परत जिसका उल्टा त्रिकोण है 3 कणों के साथ। अब जो चौथी परत आएगी वो कहां आएगी? चौथी परत जो आएगी वो तीसरी परत की अष्टफल की रिक्ति पर आएगी। तो क्या मैं यहां पर देख सकता हूं कि यहां पर मुझे एक अष्टफल की रिक्ति दिखाई देगी? चतुष्फल की तो पीछे बन रही थी, मुझे इन 3 कणों के ऊपर क्या अब अष्टफल की रिक्ति दिखाई दे रही है जो 6 कणों से घिरी हुई है। 3 कण तो कौन से आगे? ये डार्क ब्लैक जो दिख रहे हैं वो आगे, और 3 कण कौन से आगे? ये जो ब्लू दिख रहे हैं वो आगे। तो इनके बीच में ये जगह है, क्या मैं इसको अष्टफल की रिक्ति नहीं कह सकता तीसरी परत की? बिल्कुल कह सकता हूं। और अब मैं जो चौथी परत रखूंगा वो कहां रखूंगा? वो मैं इस अष्टफल की रिक्ति पर रखूंगा। ये भी अष्टफल की रिक्तियां थी लेकिन ये दूसरी परत की थी, ये तीसरी परत की है। तो मैं जो चौथी परत रखूंगा उसका कण कहां आएगा? उसका कण यहां पर आएगा। और ध्यान से देखो, मैं यदि यहां पे कण रखता हूं, मैं यहां पर रखता हूं, फिर इसके साइड में, तो जो चौथी परत आएगी क्या वो पहली परत के षटकोण के ठीक ऊपर नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो इस तरह से जो संरचना बनेगी उसको हम नाम देंगे सीसीपी। इसको हम क्या नाम देंगे? सीसीपी। इसको कहते हैं घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। इंग्लिश में कहा जाता है क्यूबिक कॉम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसका अपन इनिशियल एक यदि लेटर लें तो शॉर्ट में कहेंगे सीसीपी। इसमें क्या दिखेगा? इसमें पहली परत का षटकोण, दूसरी परत का जो है सीधा त्रिकोण, तीसरी परत का उल्टा त्रिकोण, और उसके बाद में चौथी परत का षटकोण जो पहली परत के ठीक ऊपर होगा। ठीक है, यदि हम इसको यहां से समझे तो देखो, ये हमारे पास पहली परत थी, इसके ऊपर दूसरी परत रख दी थी अपनी। कैसे रखी थी वो डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर मुझे जो रिक्तियां मिली थी ये चतुष्फल की रिक्ति थी, और ये जो 3 जगह थी वो कौन सी थी? अष्टफल की रिक्ति थी। ठीक है, तो मुझे यहां पर दिख रहा था कि एक अष्टफल की रिक्ति यहां पर आ गई, एक अष्टफल की रिक्ति यहां पर आ गई, और एक अष्टफल की रिक्ति यहां पर आ गई जो कि 6 कणों से घिरी हुई है। 3 तो इसके दूसरी परत के हो गए और 3 पहली परत के हो गए। हम पहले डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ये जो जगह है ये तीनों जगह अष्टफल की रिक्ति की है। अब मैं यदि बात करूं तीसरी परत में कहां रखूंगा? तीसरी परत का एक कण यहां पर रखूंगा, एक में यहां पर रखूंगा, एक में यहां पर रखूंगा। तो मेरे पास तीसरी परत के 3 कण आएंगे त्रिकोण के रूप में ऐसे। करेक्ट? समझ में आ गया होगा। दूसरी परत का एक चतुष्फल की रिक्ति की जगह ये थी, अष्टफल की रिक्ति यहां पर, यहां पर, यहां पर, और इन तीनों अष्टफल की रिक्तियों पे मैंने तीसरी परत के 3 कण रख दिए। तो मेरे पास तीसरी परत का क्या प्राप्त हो गया? त्रिकोण प्राप्त हो गया। और त्रिकोण कैसा होगा? दूसरी परत का उल्टा। दूसरी परत में यदि उल्टा त्रिकोण है तो तीसरी परत का सीधा होगा। दूसरी परत का मैं सीधा लेता हूं तो तीसरी परत का उल्टा त्रिकोण होगा। अब मैं यदि चौथी परत की बात करूं तो मेरे पास ये जो जगह बची है क्या अष्टफल की रिक्ति नहीं है? क्या ये 6 कणों से गिर नहीं रही? ये भी 6 कणों से गिरी है। 3 व्हाइट और 3 ये जो हमारे पास दिखाई दे रहे हैं ऑरेंज कलर के जो बॉल्स, यानी कि 3 जो दूसरी परत और 3 तीसरी परत के कणों से गिरी हुई, ये जो अष्टफल की रिक्ति होगी, यहां पर मैं चौथी परत को रखूंगा। तो चौथी परत जो है, जैसे हमने ले ली, ये चौथी परत है, इसका ये जो मध्य का कण है वो यहां पर रखा जाएगा। तो मैं इसको यदि यहां पर रख दूं, करेक्ट, क्योंकि हम बात करें अष्टफल की। तो अब जो तीसरी परत अष्टफल की रिक्तियों पे आई है तो चौथी परत भी तो तीसरी परत की अष्टफल की रिक्ति पर ही आएगी। तो यहां पर मैं यदि इस परत को रख देता हूं तो मेरे पास जो संरचना बनेगी वो इस तरह की बनेगी, जिसमें यदि ध्यान से देखो तो पहली परत का षटकोण है, फिर दूसरी परत का त्रिकोण है, तीसरी परत का भी त्रिकोण है, दूसरी और तीसरे त्रिकोण है ये एक दूसरे के उल्टे हैं, और चौथी परत का षटकोण है जो पहली परत के ठीक ऊपर आ रहा है। इसी को मैं नाम देता हूं सीसीपी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखें, ये एचसीपी थी, षटकोण, त्रिकोण और फिर षटकोण। मैं इसको उठाकर यहां पे बीच में यदि एक त्रिकोण और रख दूं, ये एक त्रिकोण और रख दूं तो मेरे पास, ठीक है, ये एचसीपी थी यहां तक मैंने इसको उठाया, बीच में जो जगह बनी उसमें एक त्रिकोण और रख दिया, फिर जो षटकोण आ रहा तो वो आ ही जाएगा। तो ये जो संरचना बनी मैं इसको कहूंगा सीसीपी। ठीक है, यानी एचसीपी में और सीसीपी में केवल एक एक्स्ट्रा त्रिकोण का अंतर होता है। तो यहां पर यदि मैं इसकी संरचना बनाऊं तो ये इस तरह से बनेगी। सीसीपी जो हम बनाते हैं इसमें एक षटकोण दिखाते हैं, ये कौन सी परत का? चौथी परत का, और एक षटकोण इसके जस्ट नीचे आता है, कौन सी परत का? पहली परत का। मैं इनको जोड़ देता हूं और इनके बीच में मुझे 2 त्रिकोण बनाने होते हैं। एक त्रिकोण बनाया जाता है सीधा और एक त्रिकोण बनाया जाता है उल्टा। इसी को मैं नाम देता हूं सीसीपी। इसी को मैं नाम देता हूं सीसीपी। यदि हमने इसकी संरचना अभी देखी थी वही तो संरचना ये है। ठीक है, इसमें यदि ये ध्यान से देखें
तो बुक में हमें जो दिखाई देते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं। अब ये ऐसे ही तो है, ये जो 6 कण आ रहे हैं वो 6 कण ये आ गए, ये मध्य का कण आ गया, केवल सेंटर है इनके। फिर ये 3 कण आ गए, फिर ये जो ऊपर वाले 3 कण है वो ये आ गए, ठीक है। और उसके ऊपर जो 6 और ये जो 7 कण है वो ये आ गए, 6 साइड चारों तरफ के हो गए, एक मध्य का हो गया। तो ये मिलके मेरे को ऐसी संरचना प्राप्त हो जाती है जिसको मैं सीसीपी कहता हूं, और उसकी समन्वयन संख्या भी एचसीपी के समान 12 ही होती है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यदि मैं लिखूं तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आती है 12, क्योंकि इसमें भी प्रत्येक कण 12 कणों को स्पर्श कर रहा है, एचसीपी के जैसे होती है। जैसे हम इस व्हाइट बॉल की बात करते हैं, कितनी बॉल्स को टच कर रहा है, 6 तो यहां पर आ रही है, 3 इसके पीछे जो है व्हाइट बॉल्स आ रही है, 6 पिंक्स आ गई, पिंक बॉल्स आ गई। और यदि हम इस संरचना को रिपीट करते हैं तो देखो षटकोण, त्रिकोण, त्रिकोण, षटकोण, फिर इसके ऊपर क्या आएगा, त्रिकोण आएगा। तो यहां पर 3 बॉल्स इसके ऊपर और आएगी, उसको भी ये व्हाइट बॉल्स टच करेगी। तो टोटल 12 बॉल्स को टच करेगी, 3 ये हो गई, 6 ये हो गई और 3 नीचे वाली हो गई। यानी प्रत्येक जो कण है वो 12 कणों को टच करता है, 3 नीचे वाले कणों को, नीचे वाली परत के कणों को, 6 उसी परत के कणों को और 3 ऊपर वाली परत के कणों को। तो इस प्रकार से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, समन्वयन संख्या कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है, जैसे एचसीपी की थी। यदि हम बात करें टॉप मोस्ट लेयर की, सबसे ऊपरी परत, एक बार जो आईटी एडवांस में स्टेटमेंट था कि सीसीपी में सबसे ऊपरी परत की कोऑर्डिनेशन नंबर 9 होती है, तो स्टेटमेंट सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे ऊपरी परत के ऊपर तो कोई परत आएगी नहीं। तो यहां का जो कण है वो 9 ही कणों को टच कर रहा है, 6 तो उसी परत के कण हो गए और 3 नीचे वाली परत के कण हो गए, ठीक है। तो नाउ और वीडियो लेक्चर इज कंप्लीट। इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है वो शेयर करें।